Hello students, how are you? I hope you must be fine. And how is your study going on? मैं आज आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो यूपीएससी का जनरल स्टडी का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट। तो देखिए, यूँ तो यूपीएससी का अपना सिलेबस एक उनका अपना पैटर्न है, वो डिसाइड हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने उसको तरतीब दी है, जिस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, और हमेशा मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करता हूँ जो फाइनेंशियली दिक्कत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, और ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फ़ी को वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस यूपीएससी के मौजूद हैं हिंदुस्तान में, मैक्सिमम प्रोफेशनल लोग हैं, कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम उस पैटर्न को स्टूडेंट्स को समझाने में कामयाब हो जाते हैं और किसी के वो समझ में आ जाता है, ये बात भी सही है कि यूपीएससी का अपना एक पैटर्न है, एक सिलेबस है, लेकिन उसमें जहाँ से जो चीज़ें आती हैं उसका इल्म, उसका पता लोगों को है। खुसूसन जो यूपीएससी की प्रेपरेशन करवा रहे हैं एक ज़माने से, वो उसी के इर्द गिर्द से ही सवाल जवाब पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो मैं आज आपको उसी से रिलेटेड पूरे पेपर का पैटर्न बताने वाला हूँ, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया का कोई भी ट्यूटर हो, टीचर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, वो आपको गाइड कर सकता है, आपको एक डायरेक्शन दिखा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, उसको समझना पड़ता है, उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई भी टीचर नहीं है कि वो तमाम तर चीज़ें उठा के आपके दिमाग में, आपके माइंड में बैठा देगा, उसे फिक्स कर देगा। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। ये ज़रूर होता है कि हर इंडिविजुअल का एक पैटर्न होता है, एक मेथड होता है। बहुत से लोगों का मेथड बहुत इम्प्रेसिव नहीं होता, समझ में नहीं आता, और कुछ लोगों का मेथड बहुत इम्प्रेसिव होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस मेथड को आपको समझा सकूं, और कहीं ना कहीं अगर मेरा मेथड और वो पैटर्न आपके काम आता है तो मैं ये समझता हूँ कि मैं नेशन के काम आ रहा हूँ, चाहे उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 0% हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो है। तो कम से कम हमें अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर उन स्टूडेंट्स के लिए रखना चाहिए जो यूपीएससी का प्लान करते हैं, उसका ड्रीम देखते हैं, और कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियली वो डोलड्रम्स में हैं तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी मदद करनी चाहिए। तो चलिए देखिए, मेंस जनरल स्टडी का पेपर हम पहले डिस्कस करेंगे। मैंने चंद चीज़ें यहाँ लिखी हैं, आप उसको समझिएगा। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी of the world, society, history, especially ancient India and medieval India, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इसमें आर्ट और कल्चर, ये इन तमाम तर चीज़ों को मैं थोड़ा सा इसको तफसील में बताऊंगा, आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ एक तरह से कैप्शन इसके लिख दिए हैं, इसकी हेडिंग्स आपके सामने पेश की है। अब आप और डिटेल में देखिएगा। जैसे सिंधु सभ्यता, ये आपने पढ़ा होगा, इसको थोड़ा सा तफसील से पढ़िएगा। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक काल खंड है। इसको अक्सर ये पूछ लिया जाता है, ये वैदिक काल क्या है? ये तो आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा वैदिक काल, लेकिन अगर उसको डिटेल में आपसे ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया गया कि वैदिक काल है क्या, इसे एक्सप्लेन कीजिए, इसका वर्णन कीजिए, तो वर्णन कैसे करेंगे? तो ये समझ लीजिए, उस समय वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति
के पतन के बाद इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। जब हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई थी, एंड हो गई थी, तो उसे यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगी। इसको जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया था, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे वैदिक साहित्य, बौद्ध एवं जैन दर्शन, मीमांसा, संख्या दर्शन, भक्ति काल, सूफी काल, सामाजिक सुधार शुरू हुआ था। यहाँ आपको ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने यहाँ मेंशन की है, आपको इसको बहुत बारीकी से देखना है। इन तमाम तर चैप्टर्स की आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। फिर 18th और 19th सेंचुरी में, 18 और 19 शताब्दी में कला रूपों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसको भी हेडिंग बना लीजिए, मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले ये समझा देता हूँ। जैसे नृत्य, गायन, संगीत, कला भवन, स्थापत्य, निर्माण, मूर्तिकला, चित्रकला, मेडिवल इंडिया, 1000 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, ये आपको पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया, यहाँ से 1000 ईस्वी से 1750 तक, यानी कि आधुनिक भारत, इसको पढ़ना है। यहाँ से शुरू करेंगे आप। आगे चलते हैं। उसके बाद ब्रिटिश का पीरियड शुरू होता है, उनका शासन शुरू हो जाता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका क्या रोल है उसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसके जो पॉइंट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो डिटेल में समझाऊंगा। बक्सर का और प्लासी का जो युद्ध हुआ था, जो बैटल हुई थी, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश हो गई थी हिंदुस्तान में, तो उसी के अंडर में यहाँ पर कई युद्ध लड़े गए अंग्रेज़ों के साथ, और बंगाल से वो शुरू हुआ था। तो इसको आपको थोड़ा सा तफसील से समझना होगा। और ये जो युद्ध की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1764 में, 1764 में। और उसके बाद आपको फिर कवर करना है कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट। कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था हिंदुस्तान में, वो आपको वहाँ से पढ़ना है। हिंदुस्तान में कांग्रेस जो स्थापित हुई थी 1885 में इस्टेब्लिश्ड हो गई थी, इसे फॉर्म किया गया था। और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड हो गई थी। तो इसको, ये दोनों जो चैप्टर हैं इनको बहुत डेप्थ के साथ पढ़िएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद 1885 से और 1947 तक 1885 to 1947 इस तक, ये वाला जो पीरियड है, ये जो अरसा है, इसकी भी आपको तैयारी करनी है, इसकी भी स्टडी करनी है। और उसमें जो इस तरह से समझ लीजिएगा कि 47 के बाद जो रियासतें थी हिंदुस्तान में, उनका पतन किस तरीके से हुआ और कौन कौन सी बाकी रही। और उसके बाद फिर 1956 में वल्लभ भाई पटेल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे हिंदुस्तान के, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ी एक स्टेट थी और वहाँ बहुत ज़मींदारी थे, उसको ख़त्म कर दिया था। उत्तर प्रदेश को वल्लभ भाई पटेल ने 1956 में एंड कर दिया था। उसके बाद आपको फिर ये समझना है, हाँ, 1965 और 1971 दो युद्ध हुए थे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के साथ, इंडिया पाकिस्तान के साथ। और 71 में फिर बांग्लादेश का विभाजन हो गया था, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। तो इन दोनों को भी बहुत डेप्थ के साथ पढ़ना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रांस का रेवोल्यूशन, और ये फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था 1789 में। यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी 1789। यहाँ से आप फ्रांस में जो क्रांति आई थी
वो इस ईयर से इसका आगाज़ हो गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको तफसील से बताता हूँ। ये जीएस का जो फर्स्ट पेपर है मेंस का, इसको मैं 2 पार्ट में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट तो ये बता रहा हूँ और इसका ही सेकंड पार्ट हम आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और किस तरीके से आप उसको स्टडी करेंगे। वैसे तो हर स्टूडेंट का अपना एक तरीक़ाकार होता है, सब ने अपने अपने तरीक़े से अपने दिमाग में कुछ पैटर्न फिक्स्ड किए हुए हैं, इन्वेंट कर रखे होंगे, सब ने अपने चार्ट बना रखे होंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ प्राचीन भारत की बात की है, इसकी आप एक सबका अलग अलग हेडिंग बना लीजिए, जिसको पढ़ते रहें उसके नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना के फिर उस चैप्टर को पहले एक नोट को बनाइए, उसको स्टडी कीजिए, उसे डिटेल में लिखिए, क्योंकि बार बार वक्त नहीं मिलेगा। पहले जो भी आप, जैसे यहाँ से मैंने शुरू किया है, जैसे वैदिक सभ्यता का मैंने जिक्र किया है, तो इसकी एक हेडिंग बना लीजिए और उसके बाद इसको डिटेल में पढ़िए और उसके क्वेश्चंस आंसर खुद लिखते चले जाइए। ये जितने भी यहाँ पर चीज़ें मैंने मेंशन की है, चाहे संगीत का जिक्र है, कला का, नृत्य का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। सूफीज़म हिंदुस्तान में किस तरीक़े से आया उसका भी बाकायदा एक चैप्टर है। तो इन तमाम तर चीज़ों के आप हेडिंग बनाइए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मवाद मौजूद है इन तमाम तर सब्जेक्ट्स के ऊपर। आप इसको पढ़िए, उसको देखिए। पूछा हमेशा इसी के साथ जाता है। ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं और इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसके ही इर्द गिर्द रहता है यूपीएससी का पैटर्न। पूछा जाता है अक्सर स्टूडेंट से, बस कभी कभी वो उसके अंदर दूसरी चीज़ को ऐड कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो उसमें अगर आपने किसी भी चैप्टर को बहुत डीपली स्टडी किया हुआ है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका कोई कंफ्यूजन का लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आपने आगे से और पीछे से सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। तो इन बातों का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यूपीएससी के जीएस के फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। यहाँ से इससे मैं आपको इसके 4 पेपर होते हैं जीएस के, जनरल स्टडी के। मैं चारों पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसको हर पेपर को 2 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप उसको देखते रहेंगे। जो तरीक़ा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आप इस पर अमल करेंगे और इसको उसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, उसको नोट्स बनाएंगे, और नोट्स शॉर्ट मत बनाइए, उसको आप थोड़ा सा तफसील में लिखिएगा, डिटेल में जाइएगा। जितना आप उसको डिटेल में लिखेंगे, देखिए होता क्या है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, एक तो उसमें ये बताया जाता है कि ये कितने वर्ड्स में लिखना है, 250 में या इससे ज़्यादा में, जितना भी उनका एक पैटर्न है, उनका एक पैरामीटर होता है। उस पैरामीटर को आप जहन में रखिएगा और जितनी खूबसूरती से उसको आप एक्सपेंड करेंगे, जो सवाल आपसे पूछा गया है, जो पुटअप किया गया है, अगर आप उसको उसी तरीके से एक्सपेंड करते चले जाएंगे, ये आपकी सलाहियत के ऊपर डिपेंड करता है। आपके जो अंदर ऊपर वाले ने एक पोटेंशियल दिया है, एक टैलेंट दिया है, उसको आपको वही एग्ज़ाम हॉल में यूज़ करना है। आप जितनी खूबसूरती से इन क्वेश्चंस को बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, उतना ही आपको उसमें बेनिफिट होना है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपसे अभी अर्ज़ की है, इसमें आपका जो कंटेंट है, जो पूछा जा रहा है, उससे डिविएट नहीं होना है। कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, जो मेरे सेशंस में आते हैं, जो मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, वो डिविएट हो जाते हैं। पूछा जा रहा है और लिख कुछ रहे हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब मत समझिएगा कि आपसे जो पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेशन के साथ लिखें कि आपका जो कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा इससे कहने का मकसद ये है, मुराद ये है कि आपसे जो पूछा गया है, आप उसको अपने तरीक़े से उसके अंदर हुस्न अता कीजिए, हुस्न बख्श दीजिए, उसको खूबसूरती के साथ लिखिए और उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन पर आइए, तीसरे पर आइए। अगर आप अपना ये वाला टैलेंट वहाँ दिखाएंगे तो पूछने वाला ये ज़रूर सोचेगा कि हाँ, इस शख्स की इसका डेप्थ मुताला है, इसने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये मैंने अभी आपको इसका सेकंड पार्ट में कल आपसे डिस्कस करूँगा। और आखिर में एक बात और मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो ब्रिटिशर्स का जो राज शुरू हुआ था हिंदुस्तान में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके ईयर्स
सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में परेशानी क्या होती है कि जो डेट्स होती हैं अगर वो आगे पीछे हो जाती हैं तो नंबर कट जाते हैं। तो डेट्स का ख़ास ध्यान रखिएगा। जो भी डेट्स आप पढ़ते हैं चैप्टर्स में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, उन डेट्स को ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए। उसको अंडरलाइन करने का मकसद ये होगा कि ये डेट आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। जैसे आप कोई वाक़या, कोई स्टोरी, कोई शॉर्ट स्टोरी या कोई गाना या कोई फिल्म जो देखते हैं, उसके बहुत से इम्पॉर्टेंट सीन ऐसे होते हैं ज़िंदगी भर नहीं भूलते। तो इसी तरीके से जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको उसी नज़रिए से पढ़िए, उसी एंगल से पढ़िए कि वो जहन से कभी ना निकले। तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि आप जितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी 10 या 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आज बस इतना ही। कल फिर हम आपसे इसके सेकंड पार्ट में मुलाकात करेंगे। और आखिर में मेरी आप तमाम तर लोगों से ये इल्तमास है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इसे शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो बराए करम ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, टाइट होते हैं, और वो यूपीएससी का ख्वाब देख रहे हैं और उसको परसू करना चाहते हैं, लेकिन उनके सर्कमस्टांसिस फेवरेबल नहीं है, मैं उन स्टूडेंट्स की हमेशा से मदद करता रहा हूँ। 25 साल हो गए मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करते हुए। तो मैं ये चाहता हूँ मेरा ये पैगाम हर उस स्टूडेंट के पास पहुँचना चाहिए जो मुस्तहिक है, जो डिज़र्व करता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।